हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को आसानी सर का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स 2020 का क्लास चल रहा है, उसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय घटनाएं और ये करंट अफेयर्स का पार्ट 19 यानी कि ये 19वां पार्ट है। ये टेस्ट पेपर आज पढ़ेंगे। टेस्ट पेपर में पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है सुबोध राणा, पिनाकी चंद्र घोष, रंगनाथ मिश्र, H.L. दत्तू। तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश P.C. घोष पिनाकी चंद्र घोष को मार्च 2019 में भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो आपका आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष, P.C. घोष। ये भारत के ये सर्वोच्च न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधीश हैं। मार्च 2019 में इनकी नियुक्ति लोकपाल के पद पर हुई थी और ये भारत के प्रथम लोकपाल हैं। आप जानते हैं कि लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इसमें 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्रों से होते हैं और 4 गैर न्यायिक क्षेत्रों से होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित चयन समिति के परामर्श पर करते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन शर्त यह है कि वो चयन समिति के परामर्श पर करेंगे और उस चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम उम्र 70 वर्ष की होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है R.K. माथुर यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक और N.N. बोहरा। तो ध्यान रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन एक्ट 1919 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और ये जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ 31 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे कि 31 अक्टूबर ये 2019 से ये प्रभावी हुआ था। तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, जबकि लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ये R.K. माथुर हैं। ध्यान रखेंगे कि R.K. माथुर का पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। सत्यपाल मलिक भी ये जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल थे। ये जो डिवाइडेशन हुआ था उस समय सत्यपाल मलिक ही थे और उसके पूर्व N.N. बोहरा वहां के राज्यपाल थे। तो सभी के सभी उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान
केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या झांसी में। आगरा, कानपुर, लखनऊ या झांसी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में स्थित है, जो ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंध है। ICAR झांसी में स्थित जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है वह ICAR संबंधित है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है उसका आयोजन 2022 में होगा। कहाँ होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, प्योंगचांग ये साउथ कोरिया में है, वैंकूवर कनाडा में है, बीजिंग चीन की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है। ये कहाँ होगा? मीन्स शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो सभी लोग जानते होंगे कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन ये 4 फरवरी से 22 फरवरी के बीच, 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। और इसका जो शुभंकर है वो भी घोषित कर दिया गया है। इसका शुभंकर होगा, ध्यान रखेंगे, इस 24वें शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है मुस्कुराता पांडा और लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा। इसका शुभंकर है मुस्कुराता पांडा, जिसका नाम है बिंग ड्वेन, और लाल रंग के जो लालटेन है, लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा जिसे नाम दिया गया है स्वे रोन। यही ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग में होगा, जिसका शुभंकर है मुस्कुराता पांडा तथा लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा। ध्यान रखें कि इसी से रिलेटेड है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन ये 2022 में ये जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? जैव विविधता का दशक, प्रदूषण का दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक, पशु स्वास्थ्य का दशक। तो यूएनओ के द्वारा ये 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता, ये जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग 1985 में वाल्टर वी जीरोजेन ने किया था। ये जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग 1985 में किया गया था और वो करने वाले थे वाल्टर जी रोजेन। लेकिन इस शब्द का, जैव विविधता शब्द का पहली बार जो परिभाषित किया गया, ये प्रथम बार 1992 में ये शब्द तो जिया गया था 1985 में, लेकिन इसको परिभाषित किया गया था 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन में।
आप जानते हैं कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसी पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार जैव विविधता को परिभाषित किया गया था। ये जैव विविधता ध्यान रखेंगे कि इवेनो द्वारा किसी खास दिवस, किसी खास सप्ताह या वर्ष या दशक को किसी विशेष घटनाओं व मुद्दों को प्रोत्साहित करने के क्रम में जागरूकता व कार्रवाई निर्धारित करता है, वो है इवेनो। और इवेनो में ही ये 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता के दशक के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखेंगे, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद कह रहा है इंटरस्टेट काउंसिल। एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? ऑप्शन दिया हुआ है, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीन्स राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, और या क्षेत्रीय परिषद के द्वारा। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ध्यान रखेंगे ये करंट का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ आपको प्रश्न दिया हुआ हूं। तो ध्यान रखेंगे कि ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। क्यों? कि अनुच्छेद 263 ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के पीछे उद्देश्य होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यही परिषद उसको समाधान करती है या सलाह देती है। तो अनुच्छेद 263 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद अर्थात इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और भारत में पहली बार ये 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वीपी सिंह थे। क्योंकि प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा गठित अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2020-21 में सरकार का खर्च की सबसे बड़ी मद क्या है? सरकार के खर्च के सबसे बड़ी मद कौन सी है? यानी कि सरकार किस पर सर्वाधिक खर्च करने वाली है? सन 2020-21 के बजट में सरकार के खर्च करने की सबसे बड़ी मद कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ऋण अदायगी, केंद्रीय योजनाओं पर व्यय या रक्षा व्यय। तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो पहले तो ऋण अदायगी पर होता था, लेकिन अब सर्वाधिक जो है ये करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, करों व शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर खर्च 1 रुपया में ये 20 पैसा जो है सिर्फ करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा दिया जाएगा, जबकि ऋण की अदायगी के लिए 18 पैसा रखा गया है और केंद्रीय योजनाओं पर जो व्यय होगा वह 13 पैसे का होगा, जबकि रक्षा पर व्यय 8 पैसे का है। तो सर्वाधिक जो व्यय की मद है वो है करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, और दूसरा है ऋण अदायगी, और तीसरा है
केंद्रीय योजनाओं पर व्यय, और नेक्स्ट है रक्षा व्यय जिस पर 8 पैसा खर्च होगा। नेक्स्ट, तो ध्यान देंगे कि प्रश्न उसी तरह रिलेटेड है, प्रश्न उसी तरह रिलेटेड है जिस तरह इसके पूर्व का प्रश्न था। करें कि बजट 2020-21 में सरकार की आय की सबसे बड़ी मद कौन है? इसको तो हम खर्च पर देखे थे, लेकिन इस पर देखने वाले हैं कि सरकार की आय कहां से आएगी। 2020-21 के बजट में सरकार की सबसे बड़े आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, उधार एवं अन्य देयताएं, माल एवं सेवा कर, निगम कर, आयकर। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे कि ये उधार एवं अन्य देयताओं से जो सरकार की आय होगी वह 20 पैसे की होगी। ये 20 पैसा उधार एवं अन्य देयताओं से होगा। उसी तरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर से भारत सरकार को 18 पैसा, ये 18 पैसा आएगा, जबकि निगम कर से भी 18 पैसा आएगा, और आयकर ध्यान रखेंगे कि जो सरकार का आयकर है वो 17 पैसा है। तो भारत का आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? उधार एवं अन्य देयताएं, जबकि व्यय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिसाब। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? भगवान श्री राम के नाम से जुड़े, ध्यान रखेंगे, भगवान श्री राम से जुड़े जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों को सैर कराने हेतु किस नाम से विशेष ट्रेन चलाने की योजना है, यानी कि विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। उस ट्रेन का क्या नाम है? कहा है कि श्री रामायण एक्सप्रेस, भगवान राम एक्सप्रेस, श्री राम एक्सप्रेस, अयोध्या नरेश एक्सप्रेस। तो उसका नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न, जनगणना 2011, हम अलग से जनगणना पढ़ेंगे 2011 का। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं, उन नगरों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? तो वो नगर हैं 10। वो 10 नगर कौन है? और सबसे यूपी में किस नगर की आबादी सर्वाधिक है? तो ध्यान रखेंगे कि वो नगर है सबसे जो बड़ा नगर है वो है कानपुर। कानपुर नगर की आबादी लगभग ये 37.5 लाख है। तो कानपुर के बाद है लखनऊ, ये कानपुर के बाद लखनऊ है, लखनऊ के बाद गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद आगरा है। इसी तरह आपके आगरा के बाद मेरठ है, मेरठ के बाद वाराणसी है, मेरठ है, मेरठ के बाद वाराणसी है, वाराणसी के बाद प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, और प्रयागराज के बाद बरेली है, बरेली है। इसके बाद आपके अलीगढ़ है, और अंत में मुरादाबाद, जिसकी जनसंख्या लगभग 12.5 लाख है। तो ये 10 लाख जनसंख्या से अधिक उत्तर प्रदेश के ये 10 नगर हैं,
सर्वाधिक कानपुर, इसके बाद लखनऊ, गाजियाबाद। कानपुर जानते हैं कि भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। लखनऊ ये खुशियों का नगर, हैप्पी सिटी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गाजियाबाद जो ये दिल्ली के करीब लगभग 20 किलोमीटर पर ये डेवलप होने वाला एक बड़ा नगर जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। आगरा ताज नगरी, उसी तरह मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी एक प्रमुख तीर्थ नगरी, प्रयागराज भी एक तीर्थ नगरी जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी रही है। बरेली अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तालों का शहर, तारा के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद अपने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 10 नगर हैं। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।